Hey everyone, welcome back to another strategy series of my YouTube channel. So in this video I'm gonna to share my organic chemistry strategies. So in the previous one I am talking about the books that I follow, the whole subject strategies, as for example inorganic chemistry strategies and biology and also physics strategies has been included. So if you want to check on that, then link will be in the description, go and check out with. So let's begin this video. Organic chemistry जो होता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत ही रिमेम्बरिंग पार्ट होता है, ठीक है। और उसके लिए आपकी बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो उसके नोट्स को प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि उस नोट्स में बहुत सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एज इट इज़ जो नीट में आएंगे उस वाले पॉइंट्स को जो इंस्टीट्यूट वाले कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो होंगे, जो अगर एक्स्ट्रा पॉइंट भी अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया होगा, बस उतना ही उसका एक्स्ट्रा डिटेल देंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स को फॉलो करना है, ओके। कि मैंने बेसिक्स पार्ट्स के बारे में बताया, तो बेसिक पार्ट्स में जो सबसे शुरुआत जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो IUPAC नोमेनक्लेचर से होती है, ठीक है। और उसमें 30 to 40 रूल्स होते हैं। उस रूल्स को बहुत बार उसको देखना है और उसको एज अ प्रैक्टिस के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में उसको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि बहुत सारे IUPAC नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने, उसके PYQ को करने हैं, जिससे कि जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको उसमें क्या आएगी, उसकी क्लैरिटी आएगी। तो IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तब हो जाता है जब उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो उसका जो रूल्स होता है कि किसको हम कह लें, किसकी मतलब कि प्रायोरिटी होती है, मतलब पहले किसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, बर्ड ग्रुप की होती है या फिर फंक्शनल ग्रुप की होती है। तो उसको एक अच्छे तरीके से, उसके रूल्स को अच्छे तरीके से करना है, उसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। IUPAC नोमेनक्लेचर मेरा बहुत ही वीक था, मैंने उसे बहुत टाइम्स प्रैक्टिस किया था, जिसके कारण मैं जब नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की, मैंने एक क्वेश्चन को स्किप किया था और वो क्वेश्चन भी मैं सोच रही थी कि वो सही था, वो एज आ ऑप्शन कर दिया था मैंने सही, लेकिन उसे मार्क नहीं किया था, जिसके कारण सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसमें सिर्फ एक क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाया था, बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब सही थे, ठीक है। इसके बाद जो भी मैं बात बताऊंगी उसके लिए जो सबसे मेन पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो एक होता है सीड कॉपी। आप क्या करें, उसमें एक सीड कॉपी बना लें। उस सीड कॉपी में जितने भी कॉमन नेम्स होते हैं, ऑब्वियसली IUPAC नेम से तो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही एक मार्किंग क्वेश्चंस होते हैं और उससे मार्क्स आपके बहुत ही अच्छे इंक्रीज कर सकते हैं। तो कॉमन नेम्स का, जितने भी कॉमन नेम्स है, ज़्यादा तो नहीं होंगे, 20 to 30 कॉमन नेम्स होंगे एज इट इज़ टोटल। तो उसे एक सीड कॉपी में एक जगह धीरे धीरे करके, जैसे आप शुरुआत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी शुरू किए हैं, तो धीरे धीरे करके और उस सीड कॉपी में वो कॉमन नेम्स को 1 to 1 करके उसमें लिख ले। बाद में उसे हर रोज़, लास्ट के टाइम में हर रोज़ जब उसको आप देखेंगे, इसको आप रिमेंबर करेंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो होता है वो बहुत सारे लोगों का, नीट एस्पिरेंट का एज अ वीक पॉइंट होता है, पर उसमें भी एज अ वीक पॉइंट मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जितने भी आपके जो टीचर है आपके रूल्स दे रहे हैं, ठीक है, उस रूल्स को परफेक्टली अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और उसके आंसर्स को लाना है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चाहे स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, उसको एज अ क्लियर करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से अपने ब्रेन में सेट करने के लिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें जो भी मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ में वो काम करते हैं कि एज अ आपका माइंड में वो क्लैरिटी होना चाहिए कि इसका मिरर इमेज किस तरीके से बनेगा, पर उसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। तो मैंने तो ट्रिक्स को ही फॉलो किया था, उतना मिरर इमेज मैं नहीं बना के देखती थी। सो वो स्टीरियो और ऑप्टिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने की कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है, तो वो कंपाउंड को कैसे पहचाने। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं या फिर सिंपल में कंपाउंड्स होते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। उसको अच्छे तरीके से याद करके उसको एज अ माइंड में सेट करना है। तो मैंने जो ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री के लिए जो एज अ बेसिक पार्ट है, जैसे GOC, आइसोमेरिज्म, ये सब IUPAC नोमेनक्लेचर, उसको मैंने केमिस्ट्री एट ए ग्लांस बुक से सॉल्व किया था, जो कि एलन ने मुझे प्रोवाइड किया था। और मैंने ये प्रीवियस वन में भी बताया था कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। एटलीस्ट मैंने लास्ट में तो उसे, शुरू में तो बहुत ही टाइम लगता था, लास्ट में एज ए 1 to 1 करके उसे मैंने 7 to 8 टाइम्स उसे बार बार देखा था, जिसके कारण मेरी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी। तो आपको भी यही करना है, मल्टीपल टाइम्स उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो GOC होता है, और GOC बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पीछे आइसोमेरिज्म में 1 पॉइंट है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसके क्वेश्चंस को लगाने हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर GOC की बात करते हैं तो GOC में रिएक्शन के बहुत सारे रिएक्शंस मैकेनिज्म को बात करने से पहले जो भी एरोमेटिसिटी होता है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, रेजोनेंस होते हैं, ये सब का पॉइंट जो भी ये सब होता है, जैसे कि कंजुगेशंस होता है, हाइपर कंजुगेशंस होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन के लिए, कार्बोएनाइन के लिए, बहुत ही याद रखना है। फिर किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होती है, जैसे रेजोनेंस में +M और +I इफेक्ट जो होती है, या -MI इफेक्ट होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, मतलब कि किसकी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है खींचने की या फिर लेने की, तो वो सब ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। सिटी में अगर हम बात करते हैं कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, तो वो हकेल्स रूल से वो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। और अगर एरोमेटिसिटी में बहुत सारे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो कुछ बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। उस एक्सेप्शंस को धीरे धीरे अपने नोट सीट कॉपी में उसको क्या करना, नोट कर लेना है। और वो एक्सेप्शंस बाद में बहुत ही आपके मतलब कि नज़र से हमेशा आपको याद होना चाहिए, जिससे कि तुरंत एक्सेप्शन देखें और इसके क्वेश्चंस को गलत ना बनाएं, ठीक है। वो एक्सेप्शंस है तो उसका जो आंसर है वही आप टिक करके आए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो टब सेप्ट वाला जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है कि वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है, तो उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। वो डायरेक्ट, अब जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके इंटरमीडिएट, ठीक है। उसमें किस तरीके का इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है या फिर कार्बोएनाइन बन रहा है या फिर कोई इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है, तो उस तरीके के उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, 100+ रिएक्शंस हैं। तो इसका एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। उतने सारे रिएक्शंस को शुरू में उतने सारे रिएक्शंस याद नहीं होते हैं, मुझसे भी वो रिएक्शन शुरू में याद नहीं होता था। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक को अप्लाई किया था। वो ट्रिक ये था कि पहले एक सीट कॉपी में 4 कॉलम मैंने बनाया था। फर्स्ट कॉलम में रिएक्शंस के टाइप, जैसे कि फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है, उस रिएक्शंस के टाइप को लिखा था, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक है या तो एलिमिनेशन है, उस टाइप के रिएक्शंस को लिखा था। सेकेंड टाइप में उस रिएक्शंस में हो क्या रहा है, मतलब कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। जब डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में आएंगे, आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो वो क्लियर होंगे। थर्ड पार्ट में, थर्ड कॉलम में मैंने इंटरमीडिएट लिखा था कि उसमें किस तरीके के इंटरमीडिएट बन रहे हैं, मतलब वो कार्बोकेटाइन है या फिर कार्बोएनाइन, किस तरीके के इंटरमीडिएट उसमें फॉर्म हो रहे हैं वो। और फोर्थ वाले कॉलम में मैंने क्या किया था, उसके जो भी मतलब कि पार्ट है कि मतलब किस चैप्टर में वो उससे रिलेट हो सकता है। जैसे कि अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी रिएक्शंस में अल्कोहल बन रहा है, मतलब वो उसका प्रिपरेशन होगा, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो अल्कोहल से डायरेक्ट ये कंपाउंड बन रहा है, मतलब वो अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब किसमें फॉर्मेशन हो रहा है और किसमें वो रिएक्शंस हो रहा है, उसको मैंने फोर्थ कॉलम में लिखा था, जिससे कि बाद में ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे इसका रिएक्शंस हो रहा है और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और अल्कोहल का ही रिएक्शन होगा, और वो बाद में बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के लिए, और इसे करते करते मतलब कि एक बहुत ही अच्छी सीट बन जाती है। और इसे लास्ट में आप अब हमेशा 10 to 5 डेज़ के गैप पे हमेशा उसको देखते रहिए, या फिर हर रोज़ उसको 5 मिनट के लिए देखते रहिए। उससे आपके रिएक्शंस कभी भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। मतलब अगर स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से लेके अमीन्स तक, उसमें एटलीस्ट बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है, तो वो तो आपके छूटेंगे ही नहीं, बाकी उसके इंटरमीडिएट है, ठीक है। और इंटरमीडिएट से लिखने से एक फ़ायदा ये भी होता था कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ROR बेस्ड होता है। तो वो कैसे बनता है, इंटरमीडिएट के इंफॉर्मेशन पे। अगर वो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन के लिए कौन कौन सी उसकी मतलब कि
क्लैरिटी होनी चाहिए कि कार्बोकेटाइन का रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग क्या क्या उसमें लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं, प्लस एम लगाते हैं, तो उस तरीके के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस भी उससे क्लियर हो जाते थे। तो ये एज अ शॉर्ट ट्रिक है, ये आप फॉलो करें तो आई एम 100% श्योर कि आपकी जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो कभी नहीं छूटेगी। आप कभी कभी भूल भी सकते हो एग्ज़ाम्स में, पर यहाँ के एग्ज़ाम्स में भूलना इज़ नॉट सो पैनिक, ठीक है। इट इज़ समझो कि आप इससे कुछ सीख रहे हो, ठीक है। वहाँ के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में आपको नहीं भूलना है, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमीन्स होता है और एल्डिहाइड और कीटोन्स होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से लेके एज इट इज़ अगर मैं बात करती हूँ अमीन्स तक, तो मैंने एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स उसके जितने भी, चाहे वो फिजिकल रिएक्शंस हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उसको मैंने एक बार एनसीईआरटी से पढ़ा था, ठीक है। और अभी स्टेटमेंट एआर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या करने हैं, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में जो भी इन टेक्स्ट और जो भी सॉल्व क्वेश्चंस है उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वो गलती कभी नहीं करना, उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से आपको हमेशा उसको फॉलो करना है, ओके। ये सब जो रिएक्शंस थे तो उससे आपके जो भी कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन से लेकर अमीन्स तक, उसके केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ एनसीईआरटी में एज अ कॉमन नेम्स है शुरू में, उसके टेबल में थोड़ा उसको देखना सही रहेगा। और अगर बात करते हैं कि सेकंड पार्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, एज अ कॉन्सेप्ट होगा जिससे कि तो लगभग में वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन में अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ का चाहे वो 2 डिग्री अमीन हो और 3 डिग्री अमीन हो, तो उसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। और जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए कि एज अ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस अगर नीट में आ गए और वो एज अ मतलब कि तुरंत देखने में लगे कि हाँ ये मैंने कभी पढ़ा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था प्योरली एनसीईआरटी से। और उसमें एक पैरा तो सब कंपाउंड्स के लिए होते हैं, तो पढ़ लेना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, सो यू हैव टू रीड ऑन दैट, ठीक है। लास्टली जितने भी हर चैप्टर्स होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उसको हमेशा हम लोग स्किप करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन में या हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, उसमें मिथेनॉल, इथेनॉल और कुछ डीडीटी वगैरह एज अ एग्जाम्पल्स है, तो उसको अच्छे तरीके से उसको रीड करना, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। उसमें कैसे मिथेनॉल बनता है वो सब भी दिया हुआ है, उसके क्या यूजेस हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स है उसमें कि जो आप पढ़ेंगे और उसको एज अ मार्कर के रूप में उसको अंडरलाइन कर लेना और हमेशा देखना एप्लीकेशन बेस्ड में, ठीक है। और भी एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में है तो उसको भी देखना है, स्किप नहीं करना। मतलब जहाँ से भी एनसीईआरटी के जो भी लगता है आपको कि वो आ सकता है, तो हाँ वो आ सकता है बिकॉज वो एनसीईआरटी में है, तो वहाँ से आपको देखना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जितने भी उसके यूजेस है ये सब वगैरह को, जैसे कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बताया था कि इसको नहीं छोड़ना है, तो वैसे इसके लिए भी नहीं छोड़ना है, ओके। एक चीज़ को एनसीईआरटी से पढ़ना, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना, सॉल्व क्वेश्चंस को पढ़ना, साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, उसके एप्लीकेशन बेस्ड को पढ़ने से कुछ छोटे मार्क्स होते हैं, जैसे 4 मार्क्स पे बहुत ही रैंक डिफरेंस होता है, तो वो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे करने से अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिविटी देगा। तो ऐसा करना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, यू कैन डू, तो आप लोग कर सकते हो। सो आपको ये सब करना है, ठीक है। इतना मैंने जो भी बताया एज ये जो एक वीडियो जाने वाली है आपके पास, तो ये तो 5 to 6 या 8 मिनट्स तक की वीडियो होगी, पर आई नो इसको फॉलो करना पूरे 1 साल की मेहनत होती है। कोई भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज़ कोई भी नीट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट देता है आपको, वो एक 10 to 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स की लेक्चर होगी, पर उसकी जो मेहनत होती है वो 1 साल 1.5 साल ऐसे आप उसकी मेहनत होती है। तो ये तुरंत किसी के पास नहीं आती है। तो किसी भी लेक्चर को देखने से आप उसमें मोटिवेशन फील करो, ठीक है, कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी इनफ टाइम। और ऑल्सो नीट 2024 के लिए तो इस बार इनफ टाइम ही मिल गया। नीट 2023 के लिए, नीट 2022 एग्ज़ाम के बाद से देयर इज़ नो मच टाइम, ओनली 8 to 9 मंथ्स थे प्रिपरेशन के लिए। पर जो नीट 2024 है, जो आपको एक लास्ट चांस मिली है, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं नीट को क्रैक कर सकता हूँ, उसमें ऑल्सो 12 मंथ्स आपको मिले हैं। तो यू हैव इनफ टाइम
to practice, to solve, to do every mock test. You have enough time, you have 24 hours, और सभी लोगों के पास 24 आवर्स होते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये सब जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ बताया मैंने वो पूरे अमीन्स तक की स्ट्रैटेजीज़ थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सो लास्ट पार्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट में जो बचा वो बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स बचा, और एक प्यूरिफिकेशन और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कार्बन का परसेंटेज निकालना रहता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना रहता है, क्रिजाल मेथड। एक बार मैंने उसे नेगलेक्ट कर दिया था और वो नीट के एग्ज़ाम में आ गया था। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसे आप नेगलेक्ट बिल्कुल ना करें। उसमें बस क्या करना है, उसके फार्मूला को ही याद रखना है, उतना फार्मूला को याद रख लीजिए। उसमें डायरेक्ट उसमें पुट करना रहता है उस टाइप के क्वेश्चंस को, और उसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो उसको छोड़ना तो नहीं है, वो तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला याद रख के उसमें पुट करके आंसर लाना है। और कुछ कुछ उसमें एज अ बीच में पॉइंट्स भी होते हैं कि हम किसके लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए कार्बन को कैसे करते हैं, नाइट्रोजन को कैसे करते हैं, सल्फ़र को कैसे करते हैं, हैलोजन को कैसे करते हैं। तो जितने भी उसमें एज अ मतलब तो वो तो एक दिन का एज अ लेक्चर होता है। तो उसमें जो भी उसके PDF है, छोटे छोटे रिएक्शंस है, उसमें क्या बन रहा है, ब्लड रेड कंपाउंड वगैरह आयरन के केस में, तो वो सब सारा याद रखना है। यस, वो सब याद रखना है। मैंने भी किया था, आपको भी करना है, स्किप नहीं करना है। प्यूरिफिकेशन में जितने भी प्यूरिफिकेशन का कंपाउंड है, सबसे मोस्ट एनालिसिस जो होता है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, या क्रोमेटोग्राफी जो होता है थिन लेयर वगैरह, वो सब उसको स्किप नहीं करना। उसके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। सब्लिमेशंस वगैरह, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब अच्छे तरीके से पढ़ना है। और वो सारे का सारा NCERT से। वैसे ही सेम एज इट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, ये एज इट इज़ क्या करना है, NCERT से पढ़ना है, ठीक है। और पॉलीमर्स NCERT से पढ़ने से तुरंत तो याद नहीं होगा। जो भी आप जो जिसके लेक्चर देख रहे हैं वो एज अ टेबल के फॉर्म में आपको बना के देंगे। उसके कैसे फॉर्मेशन होता है, एडिशन है या कोपॉलीमर है, वो सब वगैरह, उसके एग्जांपल्स क्या है और उसके यूजेस क्या है। यूजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस को अच्छे तरीके से करना है, एज अ टेबल के फॉर्म में याद रखेंगे तो NCERT भी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको रिमेंबर भी हो जाएगा, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो NCERT से तो करना ही करना है। विटामिन्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको एक बार NCERT से ऐसे या रीड कर लीजिएगा। जैसे प्रोटीन्स में, फाइब्रस प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो वो NCERT से ही आते हैं लाइन नो, तो वो सब अच्छे तरीके से उसमें याद रखना है। और शुरू का जो कुछ पार्ट होता है ग्लूकोज का, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए वो प्रॉपर टीचर्स के लेक्चर्स को, उनके बातों को अच्छे से सुनना है। तो बायोमोलिक्यूल्स भी ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बचा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ विच इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, और उसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, कभी कभी 1 से 2 बार पढ़ ले, पर मोर इम्पॉर्टेंट इज़ एग्जाम्पल्स एंड सोप्स इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये जो पूरा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एज सार था कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। और ये 3 या 4 जो चैप्टर्स मैं लास्ट में बता रही हूँ, इसके भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। और ये जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एक सार था, पूरा एक स्ट्रैटेजीज था कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना। आई होप आपको ये जो वीडियो होगा वो बहुत ही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर दे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड ऑल्सो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। आज मेरी यूट्यूब फैमिली में 100+ सब्सक्राइबर होंगे बिकॉज ऑफ़ यू। सो थैंक यू। सो अगर आप लोगों में से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं या कोई भी मतलब कि पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप मेरे कमेंट पे करिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ूंगी और उसको जवाब दूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।